अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये जो था हम लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसके अंदर मैथ फील्ड्स के बारे में हमने बात करी थी और मैथ डॉट पाई और मैथ डॉट ई। मैंने बताया था आपको पाई से मुराद ये है कि जो पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है 3.142 और जो एक्सपोनेंट है उसकी जो वैल्यू है 2.72, ये जो आपके पास कांस्टेंट होती है ये वैल्यू इसके अंदर जो है ना वो दी गई है। अच्छा, फिर नीचे वाले भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो मैथ की एक क्लास होती है, डिक्लेयर अ क्लास मैथ विद द मॉडिफायर पब्लिक फाइनल स्टैटिक। अब इसने ये कुछ चीजें बताई हैं जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये वाले कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे पब्लिक अलाउ यू टू यूज दीज फील्ड इन योर ऑन क्लास। जैसा कि हम करते आ रहे हैं, जितनी भी क्लासेस हमारी पब्लिक हैं, वो जो पब्लिक क्लासेस हैं उसको हम पब्लिक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर कोई फील्ड हम डिक्लेयर कर देते हैं फाइनल, तो वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू कैन नॉट चेंज आफ्टर द फील्ड इज इनिशियलाइज। तो अगर जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कोई इंट टाइप का ए वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो वो ए वेरिएबल जो है उसको अगर मैंने फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो उसकी वैल्यू जो है ना वो बाद में जाके कहीं पर भी चेंज नहीं होती। ठीक है। इसी तरह से पाई इज इक्वल टू ई आर डिक्लेयर्ड फाइनल बिकॉज देयर वैल्यूज नेवर चेंज। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि समटाइम्स हम लोग हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू हम बाद में जाके चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिसके आगे हम फाइनल हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम में जाके। ठीक है, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद अ फील्ड दैट प्रेजेंट एन एट्रीब्यूट इज आल्सो नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। फील्ड से मुराद क्या है हमारे पास? मैंने आपको बताया था फील्ड, डाटा मेंबर और वेरिएबल। ठीक है, दीज आर द सेम। जो हमारी क्लास इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली क्या है, जो हमारी क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि ईच ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास इंस्टेंस है ऑफ द क्लास एज अ सेपरेट इंस्टेंस ऑफ द वेरिएबल इन मेमोरी। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या करता है, एक अलग से इंस्टेंस मेमोरी के अंदर क्रिएट करता है, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, fields for which each object of a class does not have a separate instance of the field are declared static and are also known as a class variable. All objects of a class containing static fields share one copy of those fields. अब ये स्टैटिक के बारे में बता रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं क्लास के जो कि स्टैटिक फील्ड को होता है, वो उसमें क्या होता है, उसकी एक एक कॉपी जो है ना अपने उसके पास शेयर कर लेते हैं और वो वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती। टुगेदर द क्लास वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल रिप्रेजेंट द फील्ड ऑफ अ क्लास। तो इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली ये क्लास के वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है। और जो क्लास के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, क्लास के अंदर हम लोगों ने पहले डिक्लेयर किया था वो इंस्टेंस वेरिएबल था और दूसरा हमारे पास कौन सा है, स्टैटिक वेरिएबल था। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई इज मेन मेथड मेन डिक्लेयर्ड स्टैटिक? द जेवीएम अटेम्प्ट टू इन्वोक द मेन मेथड ऑफ द क्लास यू स्पेसिफाई व्हेन नो सब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैव बीन क्रिएटेड। मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारे पास, जब हम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता, तो मेन का मेथड हम इसलिए स्टैटिक इसको हम डिक्लेयर करते हैं। अगर हम मेन को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं तो जेवीएम क्या करता है, इस मेन मेथड को विदाउट इंस्टेंस की क्रिएशन के क्लास की इंस्टेंस, क्लास का इंस्टेंस क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट किए बगैर जो है वो हम क्या करते हैं, हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर आर स्पेसिफाइड एज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट से मल्टीपल क्या कर सकते हैं, पैरामीटर पास कर सकते हैं। There must be one argument in the method call for each parameter, sometimes called a formal parameter in the method declaration। ये यहाँ पे जो बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है
ये इसकी बात करो, देखें ये मैक्सिमम मेथड लिखा हुआ है और मैक्सिमम मेथड के 1 2 3 पैरामीटर्स ने यहाँ पे पास किए उसको। ठीक है, उसके बाद ईच आर्ग्यूमेंट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द टाइप ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर से मुराद ये है कि देखें ये डबल टाइप का है, ये जो रिजल्ट है ये डबल टाइप का है, तो जो इसको वैल्यू पास करेंगे वो भी डबल टाइप की करेंगे। ठीक है, जो हम आर्ग्यूमेंट इसको पास कर रहे हैं दिस इज आल्सो द डबल टाइप, वो ये आपको कह रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड लिखा हुआ है मैक्सिमम फाइंडर का। इस कोड के थ्रू जो हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इन 3 वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग की जो लैब के मैं जो लेक्चर बनाऊंगा, जो लैब के लेक्चर हम लोग करेंगे उसके अंदर में हम इस कोड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थ्योरी तो हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसके अलावा कोड की प्रैक्टिस भी हम वहाँ पे करेंगे और समझेंगे भी इस कोड को। अब हमारे पास है डिक्लेयरिंग मेथड्स विद मल्टीपल पैरामीटर, इम्प्लीमेंटिंग मेथड मैक्सिमम बाय रीयूजिंग मेथड मैथ डॉट मैक्स, यानी कि मैथ डॉट मैक्स का जो मेथड है इसको हम दोबारा से रीयूज करके हम मैक्सिमम जो है ना वो नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टू कॉल्स टू मैथ डॉट मैक्स एज फॉलोज, यानी कि अगर हम मैथ डॉट मैक्स को हम 2 दफा कॉल करें, कैसे? अगर हमारे पास रिटर्न है, ठीक है, हम रिटर्न करते हैं मैथ डॉट मैक्स, इस मेथड के अंदर दोबारा से इसको कॉल करते हैं मैथ डॉट मैक्स वाई जेड। तो इसमें हुआ क्या कि द फर्स्ट स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट एक्स एंड मैथ डॉट मैक्स वाई जेड बिफोर एनी मेथड कैन बी कॉल्ड इट्स आर्ग्यूमेंट मस्ट बी evaluated टू डिटरमाइन देयर वैल्यू। तो ये कह रहा है कि ये वाला मेथड चलने से पहले ना ये वाला मेथड चलेगा। इफ एन आर्ग्यूमेंट इज अ मेथड कॉल, ये जैसे आर्ग्यूमेंट में हमने एक मेथड कॉल की है, द मेथड कॉल मस्ट बी परफॉर्म टू डिटरमाइन इट्स रिटर्न वैल्यू। तो ये पहले क्या करेगा, हम इसकी रिटर्न वैल्यू लेकर आएंगे। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट कॉल इज पास्ड एज अ सेकंड आर्ग्यूमेंट टू द अदर कॉल विच रिटर्न द लार्जर ऑफ इट्स टू आर्ग्यूमेंट। तो क्या होगा, क्या कि अगर हम करते हैं रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पास होगी और दूसरी वैल्यू किसकी पास होगी, मैथ डॉट मैक्स। ये हम इसको ये जो मैथ डॉट मैक्स है ये जाएगा पहले, वाई और जेड की वैल्यू हम इसको पास करेंगे, वाई और जेड की वैल्यू जो इसको हमने पास करी है वो ये हमें उसको सोल्यूशन ला कर देगा। उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वाई और जेड में से, वो यहाँ पे हम इस मेथड को एज आ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और इधर एक वैल्यू होगी एक्स, फिर इन दोनों में से जो मैक्स वैल्यू होगी वो उसको यहाँ प्रिंट करवा देगा। अच्छा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या है हमारे पास, assemble string objects into larger string with operators plus or operator plus is equal to when both operands of operator plus are strings, operator plus create a new string object। तो हम क्या करते हैं, हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, हम कई दफा कॉन्कैटिनेट करते हुए आए चीजों को, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो इसमें तो इसको नहीं। अच्छा, characters of the right operand are placed at the end of those in the left operand। ठीक है, ये हमारे पास जो है दो स्ट्रिंग को बता रहे हैं कि हम कैसे आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। एवरी प्रिमिटिव वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट इन जावा हैज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। प्रिमिटिव वैल्यू से क्या मुराद है आपकी, जो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जो वैल्यू होती है और जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रिमिटिव के टाइप से मुराद क्या, मतलब इंट है, डबल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है और ऑब्जेक्ट। when one of the plus operators operand is a string, अगर यानी कि वो कह रहा है कि हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट से मुराद ये कि अगर प्लस का साइन लगा के हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं और अगर हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं उसमें से एक वैल्यू स्ट्रिंग है, द अदर इज कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग, देन द टू आर कॉन्कैटिनेटेड। तो कह रहा है कि अगर हम दो ऑपरेंड को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो उसमें से अगर एक स्ट्रिंग है तो दूसरी वाला भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ अ boolean is concatenated with a string, the boolean is converted to the string true or false। All objects have a toString method that return a string representation of the object।
ठीक है, ये टू स्ट्रिंग का एक मेथड है जो क्या करता है, हमारी हर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और हमारे पास स्ट्रिंग में क्या करता है, हम उसको स्ट्रिंग में प्रिंट करवा देते हैं। अभी कह रहे हैं कि हमारे पास हम जब हम मेथड को कॉल करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और यूज करते हैं मेथड को, तो हमारे पास यूजिंग ए मेथड नेम बाय इटसेल्फ टू कॉल अनदर मेथड ऑफ द सेम क्लास। तो एक मेथड का नाम जो दूसरे मेथड को कॉल करता है, कह रहे यूजिंग अ मेथड नेम बाय इटसेल्फ टू कॉल अनदर मेथड ऑफ द क्लास। एक मेथड से हम दूसरे मेथड को कॉल कैसे कर सकते हैं? यूजिंग a variable that contains a reference to an object followed by a dot and the method name to call a method of the reference object। ये कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे सपोज मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, मेन के मेथड के अंदर इस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट वन इज इक्वल टू न्यू। तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर हमें क्या करना है, यूजिंग अ वेरिएबल दैट कंटेन्स अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट फॉलो बाय अ डॉट एंड द मेथड नेम टू कॉल अ मेथड ऑफ द रेफरेंस। अगर मैं बात करता हूँ कि इस क्लास के अंदर एक मेथड है, जैसे सपोज एक कंस्ट्रक्टर है, तो मैंने अगर यहाँ इसको कॉल करना है तो वो ये कह रहा है कि जो आपने ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है वो ये है, ये आपका रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है स्टूडेंट वन डॉट, और यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे ये डॉट के ऑपरेटर से कह रहा है कि हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग अ वेरिएबल, ये रहा ये वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल दैट कंटेन्स अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने, न्यू के कीवर्ड से हम क्या करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये रेफरेंस कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, फॉलोड बाय अ डॉट एंड द मेथड नेम टू कॉल अ मेथड टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यूजिंग द क्लास नेम एंड अ डॉट टू कॉल अ स्टैटिक मेथड। अगर यहाँ पे ये जैसे सपोज मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड का, ठीक है, और तो अगर ये स्टैटिक मेथड है तो जस्ट मैं क्या करूँगा, क्लास का नाम लिखूंगा डॉट डिस्प्ले विदाउट मेथड की इंस्टेंशिएशन जो है वो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं नॉन स्टैटिक मेथड कैन कॉल एनी मेथड ऑफ द सेम क्लास डायरेक्टली एंड कैन मैनिपुलेट एनी ऑफ द क्लास फील्ड डायरेक्टली। यानी कि नॉन स्टैटिक मेथड जो है वो क्या कर सकता है, किस अपनी जिस क्लास का वो है उसको कोई भी मेथड को वो डायरेक्टली कॉल कर सकता है, कॉल एनी मेथड ऑफ द सेम क्लास डायरेक्टली एंड कैन मैनिपुलेट एनी ऑफ द क्लास फील्ड्स डायरेक्टली। फील्ड से मुराद क्या, हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहा है। इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा हमारा, जो कि हमारे क्लास के वेरिएबल होते हैं। अ स्टैटिक मेथड can call only other static methods of the same class directly and can manipulate only static fields in the same class directly। क्या कह रहा है कि एक स्टैटिक मेथड क्या करता है, कैन ओनली कॉल कर सकता है ओनली अदर स्टैटिक मेथड्स, ठीक है, ऑफ द सेम क्लास डायरेक्टली एंड कैन मैनिपुलेट ओनली स्टैटिक फील्ड इन द सेम क्लास डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली कर सकता है। नॉन स्टैटिक जो है वो क्या कर सकता है, मेथड कैन कॉल ओनली मेथड ऑफ द सेम क्लास, ठीक है, उसको सिर्फ यूज कर सकता है नॉन स्टैटिक का। लेकिन जो स्टैटिक वाला है वो डायरेक्टली कॉल कर सकता है कौन से मेथड को, जो कि स्टैटिक मेथड्स हैं या जो स्टैटिक फील्ड्स हैं। अच्छा, टू एक्सेस द क्लास नॉन स्टैटिक मेंबर्स
यानी कि अगर हमारी क्लास में कोई ऐसे हैं जो कि नॉन स्टैटिक मेंबर हैं, स्टैटिक मेथड मस्ट यूज अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो अगर हमारे क्लास के अंदर कोई नॉन स्टैटिक मेंबर है तो हमारे पास जो स्टैटिक मेथड है उसको जो है वो क्लास का रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उनको कॉल नहीं कर सकता। अभी हमारे पास बता रहा है कि 3 ways to return control to the statement that calls method when the program flow reaches the method ending right places। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो 3 तरीके होते हैं कि जब हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो रिटर्न करता है मेथड की कॉल को, जो अभी हम ऊपर देख के आए थे यहाँ पे ये। ठीक है, ये कैसे रिटर्न करता है, जब हमारा प्रोग्राम जो है ना वो हमारे मेथड की लास्ट ब्रेस पे आ जाए। दूसरा, व्हेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के अंदर जो भी ये रिटर्न का वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा हमारा मेथड। और थर्ड क्या हमारे पास, व्हेन द मेथड रिटर्न्स अ रिजल्ट विद अ स्टेटमेंट लाइक रिटर्न एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि मेथड जो है वो कोई स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट के साथ जो है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, एनालॉग टू अ पाइल ऑफ डिशेस, अ डिशेज इज प्लेस्ड ऑन द पाइल एट द टॉप। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि स्टैक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर आपने के पास प्लेट्स पड़ी हुई हो, ठीक है, डिशेस की बात कर रहा है, तो डिशेस या प्लेट्स, चलो हम प्लेट्स की बात करते हैं। अगर आपने कहीं प्लेट्स रखी हुई हैं तो जो सबसे लास्ट वाली प्लेट है वो आप जब आप अगर आपने कोई प्लेट्स की पायल बनाया है, यानी कि आपने 10 प्लेट्स का पायल बनाया है, तो जो सबसे पहले जो प्लेट रखी है आपने वो आप सबसे आखिर में उठाएंगे। कैसे कैसे कि अगर आपने 10 प्लेटें रखी हैं तो जो सबसे आखिर में प्लेट रखी है आप उसको सबसे पहले उठाएंगे। तो वो यही बताना चाह रहा है कि बेसिकली स्टैक कॉन्सेप्ट ये है कि मेमोरी के अंदर जो है ना आपकी स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी वैल्यू स्टोर होती है स्टैक के प्रोसीजर में। तो उसमें होता ये है कि जो प्लेट्स आप रख रहे होते हैं तो उसमें जो सबसे आखिरी प्लेट होती है, ठीक है, उसको आप सबसे पहले उठाते हैं। तो यही कह रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास मेमोरी के अंदर भी जो है ना कुछ डाटा इस तरह से होता है, ये बेसिकली वो बताना चाह रहा है द लास्ट आइटम पुश्ड इंसर्टेड ऑन द स्टैक इज द फर्स्ट आइटम पॉप्ड रिमूव फ्रॉम द डैश। यानी कि अगर हमारे पास एक मेथड है पुस्ट का और एक मेथड है हमारे पास पॉप का, और हमारे पास जो वो जो प्लेटें रखी हुई हैं, जो डिशेज रखी हुई हैं, उन डिशेज में 10 डिशेज रखी हुई हैं, 10 जो प्लेट्स है, सॉरी 10 प्लेट्स के जो पाइल है उसके अंदर जो सबसे टॉप वाला जो प्लेट है अगर आप वो पिक करना चाह रहे हैं, वो उठाना चाह रहे हैं, तो आप पॉप करेंगे। ठीक है, पॉप का मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें जावा ऐड कर रहे हैं। और अगर आप सबसे आखिर वाली जो सॉरी उसमें आप एक और नई ऐड करना चाहिए कि 11वीं प्लेट उसमें रखना चाह रहे हो तो फिर आप क्या करेंगे, पुश का मेथड जो है वो आप कॉल करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, ये कह रहा है व्हेन अ प्रोग्राम कॉल्स अ मेथड द कॉल्ड मेथड मस्ट नो हाउ टू रिटर्न टू इट्स कॉलर। आज मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए, बेसिकली वो ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉल है और ये कॉल्ड है, ये कॉल्ड मेथड है और ये कॉलर है। यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे ये कॉल्ड हो रहा है मेथड। ठीक है, ये देखें, ये मैं दिखाता हूँ, ये रहा मैक्सिमम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इसको कॉल कर रहा है और यहाँ पे ये कॉल्ड हो रहा है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जाके ये आपका जो मेथड है एंड हो जाएगा, जब इसको कॉल किया जाएगा यहाँ पे एंड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से स्टेटमेंट आपका आगे की तरफ चलेगा। अभी कह रहे हैं व्हेन अ प्रोग्राम कॉल्स अ मेथड द कॉल्ड मेथड मस्ट नो हाउ टू रिटर्न टू इट्स कॉलर। ठीक है, यानी कि जो कॉल किया गया था ना मेथड उसको पता होना चाहिए
या उसके अंदर ये चीज डिफाइन होनी चाहिए कि वो कैसे जो है ना वो रिटर्न करेगा कॉलर को, क्या चीज रिटर्न करेगा और कैसे रिटर्न करेगा। द रिटर्न एड्रेस ऑफ द कॉलिंग मेथड इज पुश्ड ऑन टू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और मेथड कॉल स्टैक। अभी कह रहा है कि जो रिटर्न एड्रेस होता है ना कॉलिंग मेथड का, वो कहाँ पे हम पुश करते हैं, स्टैक के ऊपर। और वो क्या, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टैक, एक हमारे पास स्टैक बना हुआ होता है, और उस स्टैक के ऊपर जो हमारे पास स्टैक बेसिकली क्या है, स्टैक हमारा मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज का तरीकेकार है। ठीक है, यानी कि हम जैसे दो तरह की मेमोरी स्टोरेज होती है हमारे पास, एक होती है हीप और एक होती है हमारे पास स्टैक। हीप के अंदर ये है कि वो अनगैदर सी आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है। दूसरा जो स्टैक है, स्टैक के अंदर जो है ना वो आपका इस तरह से स्टोर होता है, जैसे आपने यहाँ प्लेट्स को स्टोर किया है। तो अगर आप प्लेट्स को स्टोर करेंगे तो कैसे स्टोर करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला आइटम है वो आप सबसे पहले उठा सकते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जब हमारे पास क्या कर रहा है, जब हमारे पास कॉलिंग मेथड, यानी कि जब हम मेथड कॉल करते हैं, तो करवा देते हैं stack से, pop कर देते हैं, onto the stack, last in first out order। तो ये कह रहा है कि अगर अब सीरीज ऑफ मेथड कॉल हो रहे हैं, तो जो सक्सेसिव रिटर्न आ रहा होता है, जो जो सक्सेसिव रिटर्न से मराद है, अगर किसी मेथड को हमने कॉल किया और वो मेथड हमें कोई ना कोई चीज रिटर्न की है, उसकी तो वैल्यू हमें रिटर्न करी है, तो उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे पुश कर देते हैं, हम स्टैक के ऊपर हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, इन लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर के अंदर। लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर के अंदर मैंने जैसे बताया कि जो सबसे लास्ट में आप देखेंगे, पहले आपका each invocation of a method during a program execution। स्टैक क्या करता है, कंटेन्स द मेमोरी फॉर द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं आपके, लोकल वेरिएबल मैंने लास्ट क्लास में आपको काफी डिटेल में बताया, पिछली क्लास में ये लोकल वेरिएबल आपका वो वेरिएबल होता है जो ब्लॉक लेवल में होता है। यानी कि अगर हमने किसी ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट किया तो वो उस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, यानी कि एक मेथड का ब्लॉक हो सकता है, एफ का ब्लॉक हो सकता है, फोर लूप का ब्लॉक हो सकता है। अगर उस ब्लॉक के अंदर ही अगर हमने उसको क्रिएट किया तो वो उस ब्लॉक के अंदर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उस ब्लॉक का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, मेथड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, इन ईच, अब ये कह रहा है यूज इन ईच इन्वोकेशन ऑफ अ मेथड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो क्या होगा कि जब हमारे पास वो मेथड कॉल होगा तो उस टाइम पे हम उसको मेमोरी पे रख, स्टैक मेमोरी पे यूज करेंगे, और फिर उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। stored as a portion of the program execution stack known as the activation record or stack frame of the method call। ये क्या करता है कि स्टोर करता है पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टैक नोन एज अ एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड से मुराद है कि अभी जो एक्टिव है, यानी कि यूज हो रहा है, या फिर हम उसको स्टैक फ्रेम भी कहते हैं ड्यूरिंग द मेथड कॉल, यानी कि जब हम मेथड को कॉल कर रहे हैं तो उसके दरम्यान में उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। when a method call is made, the activation record for that method call is pushed onto the program execution stack। देखें जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है जो उसका, वो कहाँ पे हम रख रहे हैं इस वक्त, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टैक के ऊपर। ठीक है, हमने एक स्टैक है हमारे पास, जैसे हमारे पास प्लेट्स का स्टैक था, ठीक है, जो हमने डिशेज रखी थी, प्लेट रखी थी, एक उनका स्टैक था। इस तरह से हमारे पास यह है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का एक स्टैक है। when the method returns to its caller, जब हम कोई मेथड रिटर्न करते हैं कॉलर को, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि मेन के मेथड के अंदर हमने एक मैक्सिमम का मेथड कॉल किया हुआ था। the method's activation record is popped off the stack and those local variable are no longer known of the program। तो क्या होता है कि वो देखें, जो उसका रिकॉर्ड है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, वो पॉप ऑफ कर देते हैं स्टैक से, और जो उसके लोकल वेरिएबल हैं वो फिर वहां से खत्म हो जाते हैं। इफ रिमूव मेथड कॉल्स अकर, अगर अगर कोई और मेथड, सॉरी, इफ मोर मेथड कॉल्स आती है तो क्या होता है, देन कैन हैव देयर एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर्ड ऑन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टैक एंड एरर नोन एज अ स्टैक ओवरफ्लो। अगर अगर वो कह रहा है कि अगर आपके पास स्टैक फुल है, जैसे वो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास एक प्लेट्स या डिशेज रखने की कैपेसिटी 10 है, तो मैं 10 से ज़्यादा उसमें प्लेट्स नहीं रख सकता, तो फिर ये हमारे पास क्या आएगा, स्टैक ओवरफ्लो आ जाएगा। इससे ज़्यादा हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड नहीं रख सकते। अच्छा, आर्ग्यूमेंट प्रमोशन है एक हमारे पास, कन्वर्टिंग एन आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू
if possible to the type that that method expects to receive in its corresponding parameter। ये हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू आई है, ठीक है, तो अगर हम कोई पैरामीटर में कोई ऐसी वैल्यू रिसीव कर रहे हैं जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आर्ग्यूमेंट आया हमारे पास उसको हम प्रमोट कर सकते हैं या कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। कास्टिंग क्या होता है कि एक जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है इंट डबल फ्लोट, उससे हम दूसरे इंट डबल फ्लोट में उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि इंट है तो डबल में कर दें, डबल है तो इंट में कर दें, ठीक है। तो उसको हम कास्टिंग कहते हैं अगर हम डाटा को चेंज करना चाहते हैं। कन्वर्जन में लीड टू कंपाइलेशन एरर इफ जावाज प्रमोशन रूल्स आर नॉट सर्टिफाइड, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बताया कि प्रमोशन के रूल्स हैं, ठीक है, और वो प्रमोशन के रूल्स अगर फॉलो नहीं होते तो जावा क्या करेगा, जावा आपको जो है वो कंपाइलेशन एरर दे देगा। अच्छा, ये कंपाइलेशन एरर क्या है आपके पास, कि मैंने जैसे बताया कि क्या अगर इंट डबल में कास्टिंग या प्रमोट हो सकता है, यानी कि इंट वैल्यू डबल में चेंज हो सकती है, डबल की वैल्यू जो है वो फ्लोट में चेंज हो सकती है, या फ्लोट की वैल्यू डबल में, ठीक है। तो क्या कास्ट हो सकते हैं। अच्छा, प्रमोशन के रूल क्या हमारे पास, स्पेसिफाई विच कन्वर्जन आर अलाउड। पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी कन्वर्जन अलाउ है। अप्लाई टू expression containing value of two or more primitive types and to primitive type value passed and as argument to method। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, primitive type होनी चाहिए, जो हम argument में पास कर रहे हैं उसको वो primitive type होनी चाहिए, ठीक है। primitive type से मुराद क्या है, जैसे मैंने बताया int फ्लो, int डबल फ्लोट शॉर्ट कैरेक्टर, ये सब these are the primitive types। each value is promoted to the highest type in the expression। अच्छा, ये वाला एक रूल आपको याद रखना है कि जो भी वैल्यू है ना वो उससे अपने हाईएस्ट टाइप में प्रमोट हो सकती है, ठीक है, लोएस्ट में नहीं हो सकती। अभी एक लिस्ट दिखाइए कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है ना वो हमारे पास प्रमोट हो सकती है, ठीक है। डबल जो है वो किसी में प्रमोट नहीं होती, फ्लोट जो है वो डबल में होती है, लॉन्ग जो है फ्लोट और डबल में होती है, इंट जो है वो लॉन्ग फ्लोट और डबल में होती है, करेक्टर जो है इंट लॉन्ग फ्लोट डबल में होती है, शॉर्ट जो है वो इंट लॉन्ग फ्लोट में होती है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग में होती है, और बूलियन जो है वो बूलियन वगैरह नॉट कंसिडर्ड टू बी नंबर्स इन जावा, ठीक है। तो ये नंबर नहीं होती बूलियन की, तो ये ट्रू एंड फॉल्स में होती है, ठीक है। अब ये क्या है, कन्वर्टिंग वैल्यू टू टाइप लोअर इन द टेबल। ये जो ऊपर टेबल देखा हमने 6.4, उसमें बता रहा है कि will result is in different value if the lower type cannot represent the value of the high type। इन केस वेयर इंफॉर्मेशन में बी लॉस ड्यू टू कन्वर्जन, अगर तो किसी वजह से आपकी जो है वो कन्वर्जन की वजह से अगर इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई, तो the Java compiler require you to use a cast operator to explicitly force the conversion to occur, otherwise the compilation error occur। देखिए, पहली बात है कि अगर आप इसको प्रमोट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को, और अगर वो किसी वजह से एरर जनरेट होता है, तो वो जावा आपको क्या कह रहा है, रेफर करता है कि जावा आपको रेफर करता है कि आप जो है उसकी जगह कास्टिंग यूज कर लें, ठीक है। कास्टिंग भी एक मेथड है, तरीकेकार है। तो अगर वो भी ना हो पाएगा तो फिर आपके पास क्या होगा, अगर तो मतलब ना वो ऐसा कोई आप ऐसा कोई आप कन्वर्ट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं कि उसको ना वो प्रमोट हो सकता है ना वो कास्ट हो सकता है, तो क्या होगा, जावा आपको एरर दे देगा। अच्छा, जावा की एपीआई पैकेज है हमारे पास, जिन मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी कि व्हाट इज एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हम जावा में कैसे यूज कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक स्कैनर की क्लास यूज करी थी, तो स्कैनर की क्लास हमने तो नहीं लिखी, स्कैनर की क्लास तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लिखी हुई, हम तो खाली उसको यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता स्कैनर की क्लास कैसे यूजर के टाइप इनपुट लेके आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो जावा की एपीआई है जो हम उसमें यूज कर रहे हैं। जावा contains many predefined classes that are grouped into categories of related classes called packages, ठीक है। तो related classes, जितनी भी रिलेटेड क्लासेस है, जैसे आपको याद होगा जब हम लोग वैसे नॉर्मली जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे एक जो पैकेज है आपका जावा डॉट यूटिल का पैकेज है वो ऐड हो जाता है, और मोस्टली आपकी जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन या इस तरह के कुछ और जो जैसे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप है, या आपका मेन का मेथड है, ठीक है, या आपकी क्लास डिक्लेरेशन है, ये सारी कहाँ है, जावा डॉट यूटिल का जो पैकेज है उसके अंदर सबकी डिक्लेरेशन मौजूद है, ठीक है। तो ये वो बता रहा है कि एक ग्रुप करते हैं
सेम कैटेगरी या रिलेटेड कैटेगरी की या सेम क्लासेस जो है ना एक पैकेज के अंदर। तो जावा डॉट यूटिल के अंदर यूटिलिटी है बेसिकली, जावा डॉट यूटिल, जावा यूटिलिटी। तो जावा यूटिलिटी के अंदर जितनी भी जावा की यूटिलिटी की प्री डिफाइंड क्लासेस हैं वो सारी उसके अंदर पहले से मौजूद हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कैसे जाके जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है। हम जैसे उस मेथड को कॉल करते हैं स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है। सम की जावा एपीआई पैकेज आर डिस्क्राइब इन, ये नीचे जो है हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। और ओवरव्यू ऑफ द पैकेज इन जावा एस सी 6 की बात कर रहा है, हमारे पास 8 है। जावा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त जो यूज हो रहा है, ये हमारे पास जावा एप्लेट, एडब्ल्यूटी, जावा एडब्ल्यूटी डॉट इवेंट, ये सारे हमारे पास पैकेजेस हैं। देखिए एप्लेट का पैकेज है, एडब्ल्यूटी का पैकेज है, एडब्ल्यूटी डॉट इवेंट का पैकेज है, awt.geom, awt.io, awt. java.lang, java.net, java.sql, java.utility, util का पैकेज है, java.util.concurrent, java.media, javax.media, javax.swing, javax.swing.event और javax.xml.ws। तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी रिटर्न हमारे पास एप्लीकेशन वो प्रोग्राम्स है, रिलेटेड प्रोग्राम है जो पैकेज के अंदर रखे हुए हैं और हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास स्कोप ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या करती है, इंट्रोड्यूस नेम दैट कैन बी यूज्ड टू रेफर टू सच जावा एंटिटीज। द स्कोप ऑफ अ डिक्लेरेशन इज द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट कैन रेफर टू द डिक्लेयर एंटिटी बाय इट्स नेम। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम स्कोप डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, ये रहा स्कोप। ठीक है। अगर हमने ये कोई क्या कह रहा है, स्कोप क्लास डेमोन्स्ट्रेट फील्ड एंड लोकल वेरिएबल स्कोप, ये बेसिकली हम स्कोप की बात जो ऊपर मैं बात करके आया था कि अगर हम कोई चीज डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो स्कोप है वो कितना है। ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि द स्कोप ऑफ अ डिक्लेरेशन इज द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ब्लॉक लेवल है मेथड का, और ब्लॉक लेवल है हमारे पास फोर लूप का, इफ लूप का, क्लास का ब्लॉक लेवल है। तो ये उसके अंदर इसका स्कोप होता है जो भी हम उसके अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं। such an entity is said to be in scope for the portion of the program। उसका जो स्कोप है ना वो उसी प्रोग्राम में ही होता है और वो उसी प्रोग्राम में उसका स्कोप जो है ना वो खत्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास बेसिक स्कोप रूल्स। क्या है हमारे पास, the scope of a parameter declaration is the body of the method in which the declaration appears। सबसे पहले वो कह रहा है कि जो पैरामीटर डिक्लेयर हम कर रहे हैं, ठीक है, वो मेथड के अंदर ही खत्म हो जाता है। जैसे अब आपको आपने देखा होगा कि हम जिस जिस मेथड को हम कॉल कर रहे होते हैं उस मेथड के अंदर, कॉल्ड मेथड के अंदर जो वो आपका वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ है, उसका स्कोप उसके अंदर ही खत्म हो जाता है और उसका नाम भी चेंज होता है। ठीक है। लेकिन वो उस नाम से आपको बाहर वैल्यू नहीं मिलती, वो उसी मेथड के अंदर वो वैल्यू मिल रही होती है। द स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन इज फ्रॉम द पॉइंट एट विच द डिक्लेरेशन अपेयर टू द एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है। जहां पे हमारा ब्लॉक खत्म होता है वहां पे हमारा लोकल वेरिएबल खत्म हो जाता है। द स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन दैट अपेयर्स इन द initialization section of a for statement, header is the body of the for statement and the other expression in the header। तो ये क्या कह रहा है कि फोर का लूप जो आप, फोर के लूप में अक्सर आप देखते हैं ना, फोर ब्रेसिस इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, या आप अक्सर आपने यूज किया होगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो बता रहा है कि ये यहाँ पर जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वो फोर के लूप के अंदर ही, इस ब्लॉक के अंदर यूज हुआ है और उसी ब्लॉक के लूप के अंदर खत्म हो गया। अ मेथड और फील्ड स्कोप इज द एंटायर बॉडी ऑफ द क्लास। यानी कि अगर किसी कोई ऐसा मेथड या कोई फील्ड हमने क्रिएट करी है क्लास के अंदर तो वो पूरी क्लास के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। एनी ब्लॉक में कंटेन वेरिएबल डिक्लेरेशन, किसी भी ब्लॉक के अंदर जो हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये इसके स्कोप के अंदर डिक्लेयर हो सकता है। इफ अ लोकल वेरिएबल और पैरामीटर इन अ मेथड हैज द सेम नेम as a field of the class, the field is hidden until the block terminate execution, that is called shadowing। यानी कि अगर कोई लोकल वेरिएबल है हमारे पास या कोई पैरामीटर है मेथड का, है द सेम नेम एज द फील्ड ऑफ द क्लास। जैसे क्लास है, क्लास के नेम की, क्लास की कोई फील्ड थी, वैसी ही हमने मेथड के अंदर भी कोई फील्ड बना दी। तो ये कह रहा है कि द फील्ड इज हिडन
until the block terminate execution, this is called shadowing. जो ऊपर वाली क्लास वाली जो फील्ड है वो कह रहा है वो हिडन हो जाएगी, और जो मेथड वाली जो कॉल वो फील्ड है वो आपके पास एग्जीक्यूशन में यूज होगी, और जैसे ही वो टर्मिनेट होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी इस ब्लॉक लेवल के साथ। तो इसको क्या कहते हैं हम, शेडोइंग कहते हैं। अच्छा क्लास में